शाही, ये तानाशाही का आचरण, बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए। आपकी भी सत्ता को जाना होगा। झूठ कहते सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है। चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता। इतनी भी गालियां दे, धमकियां दे, सर फोड़ने की बातें करे, मारने मरने की बातें करे, जब तक आपका सुरक्षा कवच है ये मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि कैसे 4 जून से पहले ही 400 पार का खाता खुल गया है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि 4 जून को तो नतीजे आने हैं 2024 चुनाव के, लेकिन उससे पहले बीजेपी का खाता खुल गया है सूरत की सीट से। सूरत से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं चुनाव। अब यह खबर जैसे ही आई, इसे लेकर बहुत सारे हमले बीजेपी और सीधे नरेंद्र मोदी पर हो गए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही वाला वार एक बार फिर आ गया। राहुल गांधी ने कहा है सूरत की सीट की हार से राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नरेंद्र मोदी को तानाशाह कह दिया। उन्होंने कहा कि यह तानाशाही ही होती है जो कि सूरत में हुई है। पहली सीट जो कि चुनाव नतीजों से पहले ही बीजेपी के खाते में चली गई है। वो कैसे हुआ आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी नहीं है। 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर तानाशाह डिक्टेटर रिटर्न्स वाली पॉलिटिक्स आ गई है, क्योंकि वहां असदुद्दीन ओवैसी भी हिटलर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी तानाशाही वाला वार प्रधानमंत्री पर कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर मोदी तानाशाह होते तो क्या विपक्षी गाली दे पाते, क्या विपक्षी ये सारे बयान लगा पाते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको सबसे पहले बताती हूं सूरत में क्या हुआ, जिसके बाद ये तानाशाही वाला हमला, और 24 के चुनाव में दूसरा वाला चलाइए। 24 के चुनाव में कैसे वही वाला वार आ गया है जो प्रधानमंत्री ने पहले भी झेला है। कांग्रेस सूरत में चुनाव से पहले बीजेपी की जीत हो गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीजेपी के प्रत्याशी है जिन्हें जीत का पर्चा थमा दिया गया है। बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। और निर्विरोध जीत कैसे हुई, क्योंकि कांग्रेस जो प्रत्याशी था उसका पर्चा खारिज हो गया। उस पर्चे के अंदर जो प्रस्तावक के नाम होते हैं वो आपके परिवार के सदस्य नहीं हो सकते। कांग्रेस के प्रत्याशी ने वही किया और इसीलिए वो खारिज हो गया। और उसके बाद जो बाकी निर्दलीय थे वो खुद चुनाव मैदान से हट गए, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो बचा कौन, सिर्फ बीजेपी का प्रत्याशी, और वो विजयी घोषित हो गया। अब कांग्रेस राहुल इसे तानाशाही बता रहे हैं। वहां अगर बीजेपी की जीत हुई तो तानाशाह मोदी है, तानाशाही मोदी कर रहे हैं, और यही वाला दाव आम आदमी पार्टी भी अपना रही है। आम आदमी पार्टी अगर जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिल रही है तो तानाशाह मोदी है। केजरीवाल को लेकर ये तानाशाह वाला आरोप मढ़ रहे हैं। आप सांसद ने बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल में इंसुलिन नहीं दी, यातनाएं दी जा रही है, ये आरोप। और ये भी कि पर्सनल डॉक्टर से इलाज का, हालांकि जो बात वो कह रहे थे वो कोर्ट ने इनकार किया है। कोर्ट ने सीधे सीधे किया कि पर्सनल डॉक्टर और रोज आपकी कंसल्टेशन की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस पर भी तानाशाह मोदी है, यानी इंसुलिन न मिले तो तानाशाह मोदी है, और अगर वहां पर सूरत में बीजेपी जीत जाए तो तानाशाह मोदी है। इस तानाशाही वाले आरोप पर बार बार यह आरोप मढ़ा जाता है और कहा जाता है कि मोदी आए तो चुनाव नहीं होंगे, मोदी आए तो संविधान खत्म कर देंगे, मोदी आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। उस पर नरेंद्र मोदी ने आज सभा से जवाब दिया, वो आपको आगे सुनाऊंगी, लेकिन पहले सुनिए कि जनता क्या कह रही है इस तानाशाही वाले आरोप पर। जो आदमी सत्ता में होता है, सही काम करता है, तो उसको हिटलर कह दो, कुछ कह दो। अपोजिशन वालों को यही काम है और तो कोई काम है नहीं। देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, उस समय हिटलर शाही चल रही थी। अब तो लोकतंत्र चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में लोकतंत्र की कमी नहीं है। और आज मोदी जी को जनता, इस देश की जनता ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया और तीसरी बार बनाने जा रही है। हिटलर पहले थी, तानाशाही तो पहले थी कांग्रेस की। अब बीजेपी आ रही है, इंदिरा गांधी ने हिटलरशिप करी, इमरजेंसी लाई, वो क्या हिटलरशिप नहीं थी क्या? वो हिटलर राज सबने देखा है। हिटलर राज में राष्ट्र हित नहीं था, वो स्वयं हित सोचता था। और मोदी जी का सीधा सीधा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
तो इसमें से हिटलर कहाँ से साबित हो गए वो? नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो हिटलर नहीं है। वो देश को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो कांग्रेस नहीं कर पाई 70 साल में, मोदी जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसको। धर्म जाति के नाम पर बांटने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, जनता का पैसा अपने घर में, अपने परिवार में ले जाकर उनको फुलाने वाले लोग के लिए मोदी जी हिटलर होंगे, क्योंकि मोदी जी ने चोर उचक्कों भ्रष्टाचारियों को निकाल के देश के सामने ले आए हैं। तो ये जो आपको बयान मैंने सुना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लोग तानाशाह कहते हैं और कहते हैं कि वो आ गए तो चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण चला जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली से इसका जवाब दिया है और यह भी बताया कि वहां कांग्रेस के नेता कैसे अपने लिए अलग संविधान की मांग कर रहे हैं। जरा सुनिए, यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। ये हिटलर शाही, ये तानाशाही का आचरण, बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए। कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कभी कपड़े फाड़ देता है। चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले मोदी विरोधियों ने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेता मोदी को तानाशाह, हिटलर, लादेन, अत्याचारी और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। अपने ही गढ़ में खतरा भापते हुए वैसी तो आग बबूला हो गए और मुसलमानों के नाम पर मोदी के खिलाफ हिटलर कार्ड भी खेल दिया। तो केजरीवाल को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी भी वही राग अलाप रही है। गुजरात के सूरत में बीजेपी के निर्विरोध जीतने पर भी इंडी गठबंधन सवाल उठा रहा है। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। सूरत एक झांकी है, पूरा देश बाकी है। सूरत में चुनाव खत्म हुआ है, पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। तानाशाही लाना चाहते हैं। 24 का चुनाव अंतिम चुनाव है। आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाएं तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। राजनीति करनी है तो जनता की आंख में धूल झोंक के राजनीति मत करो। सूरत में अगर बीजेपी निर्विरोध जीते तो मोदी तानाशाह है, केजरीवाल को इंसुलिन न मिले तो मोदी तानाशाह है। दरअसल मोदी विपक्ष की अफवाह ब्रिगेड को खुलकर अपनी रैलियों में बेनकाब कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि मोदी पर अब हिटलर वाला वार किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं मोदी संविधान, चुनाव, लोकतंत्र सब खत्म कर देंगे, आरक्षण हटा देंगे, जबकि गोवा में कांग्रेस प्रत्याशी ही अलग संविधान की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गोवा पर संविधान थोपा गया है। German grandfather, who the first prime minister, Azad Maidanar speech दिली that the people of Goa will decide their destiny. आमची होई destiny आणि कोणी decide केली म्हणे. तर त्याने आपला जो OS बिहारला त्याला विचारले, he is got a point म्हणताना. When the constitution was made and implemented, Goa was not part of India. आम्ही 12 प्रश्न मांडले आणि त्या 12 इश्यूज एक इश्यू हल्लो. We demanded dual citizenship for the citizens of Goa. संविधान पर सवाल ये उठाएंगे, देश तोड़ने की बात ये करेंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण का कार्ड भी खेलेंगे और हिटलर मोदी को बताएंगे। इसीलिए आज मोदी ने विपक्ष को फिर करारा जवाब दिया। जब भी चुनाव आता है तो एक ही घिसी पीटी टेप रिकॉर्ड बजाते रहते, कानों कानों में कहते रहते, देखो तब भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। भाजपा तो छोड़िए, अरे खुद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आकर के कहे ना तो भी होने वाला नहीं है। कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। विपक्ष जिस मोदी को तानाशाह और हिटलर बताता है, व्यक्तिगत अदावत के लिए उन्हीं को जिताने की अपील भी करता है, ताकि पूर्णिया में
पप्पू यादव न जीत जाएं, क्योंकि तेजस्वी यादव अब मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। विपक्ष के अपने ही नेता उन्हें धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय खड़े हो गए। सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी ने पर्चा खारिज करवा लिया। खजुराहो में सपा उम्मीदवार ने बिना सिग्नेचर के नामांकन दाखिल कर दिया। यानी अपने ही जब साथ नहीं तो मोदी तानाशाह बन गए। और क्या मोदी को तानाशाह बताने वाले 24 में एक सीट इसी तरह से पार कर पाएंगे? इसी पर आज की महाभारत। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के हमारे साथ प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। दानिश कुरैशी जी एमआईएम के प्रवक्ता हैं। अनुज अत्रे जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि सूरत में जो उलटफेर हुआ है उसके बाद वो तानाशाही वाला आरोप वापस आ गया है, हिटलर वाला आरोप वापस आ गया है। वहां हुआ क्या है? वहां पर आपकी पहली जीत आ गई है 4 जून से पहले ही, लेकिन वहां जीत तो आई है, आरोप भी आ गए। जी सुचेता जी, आपको हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी हनुमान जन्मोत्सव को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। आप देखिए, पहला जो है सूरत ने ये दिखा दिया है कि आगामी लोकसभा की सूरत क्या होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीरत के चलते सूरत में खाता खुल गया है और 400 पार में करने में जो है अब 399 ही शेष बचे हैं और वो भी पार हो जाएगा, ये संदेश है। अब प्रश्न आपका है कि पहला जो अनअपोज्ड निर्विरोध जो चुना गया, अगर निर्विरोध चुना जाना अगर तानाशाही है और इस आधार पर अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह है, तो 1957 में 5 कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू पहले तानाशाह थे। 1962 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 67 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 77 में आपातकाल के दौरान 2 लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 1989 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, 2012 में डिम्पल यादव कन्नौज में, और हर कोई जानता है कि पर्चा कैसे नहीं भरने दिया गया, उसकी विकृत तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी थी। उसका आपको जो है रिपब्लिक भारत के लोग अगर फाइल ढूंढेंगे तो फाइल भी मिल जाएगी कि सुब्रत पाठक के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करके उनको नामांकन जो है दायर करने से रोका गया था। यहाँ पर तो किसी को ने नहीं रोका। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, और जो लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए उसमें टीटी कृष्णाचारी थे, पीएम शहीद रहे हैं जो लक्षद्वीप से कई बार सांसद हुए हैं, यशवंतराव बलवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, वो अभी निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं। तो ये क्या जवाहरलाल नेहरू को तानाशाह कह रही है कांग्रेस? इंदिरा गांधी तानाशाह थी, ये कहना चाह रहे हैं। राजीव गांधी तानाशाह थे, ये कहना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निर्विरोध निर्वाचित होने का यह सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो गुजरात समेत पूरे देश में प्रचंड लहर चल रही है, जनादेश की इबारत जो है दीवारों पर साफ साफ दिखाई दे रही है, इसके कारण सूरत से पहला संदेश आया है। ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं अनुज अत्रे जी आपसे पूछ लेती हूँ। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये क्यों तानाशाही नजर आती है, क्योंकि ऐसे निर्विरोध तो पहले कई बार चुने गए और आपके बड़े शीर्ष नेता चुने गए हैं। कांग्रेस ने वहां पर अगर हार गई वो सीट, और वो है कहाँ आपके प्रत्याशी? वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहाँ चले गए? वहां क्या सेटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं पार्टी का? नहीं, देखिए मुझे लगता है पार्टी को ध्यान है, थोड़ा आप भी ध्यान दे देते तो बेहतर होता। अब उस समय के कालखंड को आप आज से तुलना कर रहे हैं तो जरा उसके तब के तथ्य और आज के तथ्य देख लीजिए। आखिर क्या कारण हो गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी की आप जो है उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे, जबकि उसमें जो छोटी छोटी त्रुटियां उसको कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि आपको ठीक कर लीजिए। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बड़ी बात यह कि 8 जो दूसरे कैंडिडेट्स थे वो विड्रॉ कर लेते हैं। बड़े हैरानी की बात है कि मतलब बाकी एक का आपने रिजेक्ट करके और बाकी 8 कैंडिडेट विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो काम खराब होगा ना वहां पे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो नहीं है। क्या वजह है कि एक कैंडिडेट विड्रॉ कर रहा है, 2 विड्रॉ कर रहा है, एक भी नहीं टिक रहा है सामने, और जो टिक रहा है सामने उसका आपने उसका रिजेक्ट कर दिया है। तो अब जवाब देंगे, जवाब तो इनको देना होगा, चुनाव आयोग को जवाब देना होगा।
और जो अपनी सीरत पे जो ताल ठोक रहे हैं, ये जवाब दें कि देश को कौन सी सूरत दिखाना चाह रहे हैं, किस तरफ लोकतंत्र को लेके जाना चाह रहे हैं। हम तो सीधा सीधा स्पष्ट मानना है कि विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। आप विपक्ष के नेताओं को उठा करके अपनी रिवेंज टेकिंग एजेंसी नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड कौन नहीं दे रहा है आपको भाई? अनुज जी, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? लेवल प्लेइंग फील्ड वो होती है सुचारू कि आप अपने ओपोनेंट्स को बराबर का मौका दें। ये नहीं कि आपके पास अगर सत्ता की चाबी है, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बराबर का मौका नहीं मिला। नीतीश खम्बानी जी ने अपनी खुद की जो उन्होंने प्रस्तावना रखी या उन्होंने जो अपने कागज दिए उसमें नाम उन्होंने गलत लिखे, तो इसमें क्या बीजेपी की गलती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्लरिकल एरर्स हो जाते हैं सुचारू, क्लरिकल एरर्स नहीं है, रिश्तेदारों के नाम डालना क्लरिकल एरर्स होता है। एरर्स हो जाते हैं और उसमें क्लरिकल एरर्स नहीं है, ये सोचे समझे एरर्स है। इलेक्शन प्रोसेस में प्रावधान है, कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है अपनी भूल सुधारने का, लेकिन यहां तो मौका ही नहीं दिया जा रहा। मौके की ताड़ में है कि आप कोई भूल सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप कोर्ट क्यों नहीं गए अभी तक? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी कोर्ट क्यों नहीं गई? अभी तो जनता की अदालत में पाला बदल चुके हैं सर, आप लोग बैठे रह गए। हम इस तरह से जो जनता की अदालत में वो पाला बदल चुके हैं। कहाँ है आपके नीलेश खम्बाटी? कहाँ है वो? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कहाँ हैं? वो तो पाला बदल गए, वो तो गायब है, वो तो मिल भी नहीं रहे। वो उन्होंने पाला बदल लिया है, पाला बदल कर वो दूसरी तरफ चले गए। यही तो देश में चिंता का माहौल। अब एक बड़ी तो चिंता का माहौल है कि कैंडिडेट्स गायब हो रहे हैं, कैंडिडेट्स विड्रॉ कर रहे हैं, कैंडिडेट्स का अपना ही नाम गलत लिख रहे हैं और उसके बाद गायब हो रहे हैं और पाला बदल रहे हैं। ऐसा कौन सा ये जादुई छड़ी चल रही है इस देश में कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सब छोड़ करके, अच्छा, जो कैंडिडेट बीजेपी के उनके साथ न रहे तो उसके लिए क्या वो जिम्मेदार होंगे या आप जिम्मेदार होंगे? मुझे ये बताइए। अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उनके साथ न रहे, दूसरी पार्टी में चले जाए, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं? देखिए, जिम्मेदार तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बताइए कि अभी कौन सी ऐसी जादुई प्रक्रिया चल रही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छोड़ करके लोग अचानक नए ये जो है प्रकरण सामने देखने को आ रहे हैं। कैंडिडेट अपना नाम गलत लिख देता है, उसके बाद गायब हो जाता है। शेष बचे हुए 8 कैंडिडेट वो अचानक अपना सारे के सारे नाम वापस ले लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये सब जनता देख रही है, आपके शो को भी जनता देख रही है। और अदालत की आपने बात करी, अभी चुनाव है, जनता ही सबसे बड़ी जनार्दन है, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही, आप ये बार बार कह रहे हैं। मैं जनता को मैंने इसीलिए शुरुआत में बताई कि सूरत में हुआ क्या है। 4 जून से पहले ही जीत हो गई है बीजेपी की वहां पर सूरत सीट पर। अब जिस तरह से उसके बाद तानाशाही वाली बात राहुल गांधी ने कही, अवधेश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं ये तानाशाही है। अब आज जिस तरह प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी दिया, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से वो लगातार उन आरोपों पर भी बोल रहे हैं जो विपक्ष उन पर लगा रहा है। आरक्षण खत्म कर देंगे, तानाशाही ले आएंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, चुनाव नहीं होने वाला है, इन सब बयानों पर वो बोल रहे हैं। आज जो गोवा के एक प्रत्याशी का बयान आया, मैं उस पर भी जाऊंगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि संविधान अलग होना चाहिए, गोवा के लिए अलग एक परिपाटी थी, उसे वापस लाना चाहिए, देश के साथ नहीं। अब ये वाला बयान संविधान खत्म करने वाला है या वो वाला बयान? पहले तो सूरत पर देखिए, 1989 से सूरत भारतीय जनता पार्टी के पास थी, कभी वो चुनाव हारी नहीं। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव में हारने का डर होगा, क्योंकि गुजरात का कोई जिला नहीं है जहां आधा से ज्यादा कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल ना हो गए हों, बल्कि प्रखंड की मैं बात कर सकता हूं, वही हालत मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात है कि अभी तक देखो 35, मेरे पास जो एक लिस्ट है, 35 लोग 1951 से लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और आपने भी यहाँ डिबेट किया था जब डिम्पल यादव 2021 में निर्विरोध ही तो निर्वाचित हुई थी, तो उस समय तो तानाशाही नहीं थी जब डिम्पल यादव कन्नौज से निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी। अनेक नाम है ये, अब उसकी जांच हो सकती है। लेकिन जब वो जो कैंडिडेट ही बीजेपी में जाने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस को तो इसका आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी पार्टी की ऐसी कैसे दशा हो गई कि एक आदमी लोकसभा चुनाव में खड़ा है, उसका नामांकन गलत साबित हो जाता है, बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है और वो बीजेपी में शामिल होने के लिए चला जाता है। तो आखिर क्या हालत है इस देश में कि अयोध्या में रामलला की, देखिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहला विद्रोह गुजरात से शुरू हुआ था, जब अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि पूरा देश इस पर प्रसन्न है, उत्साह मना रहे और कांग्रेस पार्टी इसकी विपरीत है, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद से 5000 10,000 लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि जो राहुल गांधी जो इस समय कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, लोकतंत्र चला जाएगा, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से जो घोषणाएं हैं कि इनका पर्सनल लॉ लागू रहेगा, इन समुदायों से बातचीत करके हम पर्सनल लॉ पर
जो है रिफॉर्म करेंगे, तो उसके कारण एक पूरा रिजेंटमेंट है कांग्रेस के अंदर कि देश हिंदुत्व की ओर है, देश हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्र भाव की ओर है, और हमारी पार्टी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट के चक्कर में पड़ के क्या क्या घोषणाएं कर रही हैं। तो वो इस समय जो है उसके कारण सारा कुछ हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। ये कोई कहे कि कोई दबाव डाल के हो रहा है, मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि आज कोई साधारण आदमी को भी दबाव डाल करके और इस प्रकार से विवश कर दिया जाए। पर ये कहना कि वहां पर मैं एक बार आपके पास आ रही हूं संजीव कौशिक जी, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है और ये अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सारे इस पर टूट पड़े हैं, सारे नेता इस पर टूट पड़े। वहां जो हुआ, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी यहां बैठे हुए हैं, ये अगर वहां सूरत में बीजेपी जीत जाए तो वो मोदी तानाशाह हो गए, अगर आपके नेता को इंसुलिन जेल में ना मिले तो मोदी तानाशाह हो गए। मतलब हर चीज का ठीकरा नरेंद्र मोदी पर फोड़ दो, ये तानाशाही हो रही। सुचारिता, आप इसको सही ठहराने का प्रयास कर रही हैं क्या? मैं सवाल पूछ रही हूँ, हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार है क्या? वो भी सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। किसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चे किस तरह से रद्द कर दिए गए और बाकी तमाम लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन लोगों ने रद्द हुआ क्यों है? विड्रॉ कर लिया, उन लोगों ने भी विड्रॉ कर लिया। देखिए, दरअसल एक हारे हुए पार्टी ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री की जब भाषा आप सुनेंगी ना, तो गिरती हुई भाषाई मर्यादा बता रही है। वो बात क्या कर रहे हैं? वो गहने चुरा, मंगलसूत्र चुरा के बेचने की बात वाले, मतलब किस स्तर की भाषा हो रही है? अभी योगी जी को हम सुन रहे थे, वो आ गए पुराने लय पर, वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरीयत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा हिंदुस्तान। किसने कहा? बताइए, नाम बताइए। डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि बताइए आप लोगों को, कौन बोल रहा है? अपने मन में जो कपोल कल्पित कहानियां आएंगी उसके आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करेंगे। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है? मैंने हाँ पढ़ा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसमें पर्सनल लॉ और उसमें ये बात कही गई है कि नहीं कही गई है कि अपने पहनने का तरीका, कपड़े पहनने, अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से आप जो पर्सनल लॉ की बात है वो कही गई है। तो क्या देश में ये हो नहीं रहा था? अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन रहे थे? नहीं तो कपड़े पहनने की आजादी कहाँ नहीं थी भाई? मैं तो ये पूछ रही हूँ, कपड़े पहनने की आजादी इस देश में नहीं थी कि इसे मैनिफेस्टो में लिखकर देना पड़ रहा है? ये पूछ रही हूँ आपसे संजीव जी। आप क्या किसी से पूछकर कपड़े पहनते हैं? इसके बाद आएंगे, आप किसी से पूछकर कपड़े पहनते हैं क्या? पार्टी से एक बार पूछ लीजिए कि इसके बाद आएंगे तो पूर्वोत्तर पर ध्यान देंगे। इससे पहले ध्यान नहीं देने की जरूरत थी। डबल इंजन की सरकार। मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ मैं भी मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। ये बातें कहने की जरूरत क्या पड़ी है? आप एक तरफा एक भाषा का स्तर, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, आप लोग जानबूझकर चुनाव से पहले ये आरोप ला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री है, क्या बोल रहे हैं? 10 साल के बाद में जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने, कम से कम सरकारी मुद्दों की बात कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी देखिए, भाषा के संजीव जी, भाषा के स्तर पर सुचरिता जी कांग्रेस बात कर रही है, जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी कह रही है, जो हिटलर की मौत मरेगा जो कह रही मोदी जी को, जो मोदी जी को मार डालेंगे कह रहे हैं इनके प्रत्याशी, इनके मंत्री, इनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा, इनके कार्यक्रमों में नारे लग रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इससे अधिक अब इससे निकृष्ट भाषा पर बात करें। दूसरी बात भाई, जब आप कह रहे हैं कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और या आबादी के आधार पर करेंगे, तो मंगलसूत्र कैसे नहीं छीनेगा भाई साहब? कृपा करके मुझे बताइए, आपके घोषणा पत्र में पेज नंबर 6 और पेज नंबर 28 पढ़ लीजिए उठाकर। और क्या ये सत्य नहीं है कि जब आपने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया था तो SC ST के रिजर्वेशन को छीनकर मुसलमानों को देने की सिफारिश की गई थी कि नहीं की गई थी? 15% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, ये जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की सिफारिश थी कि नहीं थी? 6% रिजर्वेशन OBC का छीनकर मुसलमानों को देना चाहिए, ये सिफारिश थी कि नहीं थी? आपने जो है शिक्षा संस्थानों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया कि नहीं दिया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज तक आपने, या जामिया इस्लामिया में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आज तक आपने SC ST को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? क्या कारण है, क्यों मांग नहीं करते आप? तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वही भाषा बोल रही है जो भाषा मुस्लिम लीग कह रही थी। भाई शरीयत जो है किसी भी देश में, पर्सनल लॉ किसी भी सेकुलर देश में लागू है क्या? 2 मिनट एक सेकुलर देश का नाम मुझे बताइए 2 मिनट जहां पर रिलीजियस पर्सनल लॉ जो है वो लागू हुए हो। भारत में आपने जो है 1986 में संविधान के ऊपर आपने शरीयत लागू करने का दुष्कर्म राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे एक देश बता दीजिए सुचारिता जी, पूरे ग्लोब में एक देश जो सेकुलर हो और वहां पर पर्सनल लॉ रिलीजियस लागू हो। आप पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं तो यही बात जो है मुस्लिम लीग 1936 में कर रही थी, वही 2024 में आप कर रहे हैं। मेजोरिटीरिज्म की बात, बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध बात 1936 में
मुस्लिम लीग कर रही थी वही बात आप 2024 में कर रहे हैं। देखिए मैं वेशभूषा पर भाई देखिए प्रेम शुक्ला जी, हाँ प्रेम शुक्ला जी, आज प्रधानमंत्री ने उसका अपना यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म होता है, मुझे प्रियंका जी की बात यूनिफॉर्म होता है। अब पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी, प्रियंका जी को कोई पुलिस अधिकारी कल मान लीजिए कांस्टेबल है मुस्लिम है, ठीक है, तो क्या वो बुर्का पहन के उसको अलाउ किया जा सकता है? क्या तो नहीं अलाउ किया जा सकता है। एग्जैक्टली और ये बहस पहले हो चुकी है, ये बहस पहले एक बार हो चुकी है, इस देश ने ये बहस देखी है हिजाब के समय, मुझे लगता है सबको याद होनी चाहिए। पहनने पर बैन है क्या? एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने आज जिस बात को एड्रेस किया है अपनी रैली से, मैं उसकी बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो आरोप लगते रहते हैं बार बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटर्न्स तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री अगर आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये आखिरी चुनाव होगा, ये सारे आरोप लगाते तो हैं, जबकि प्रधानमंत्री हर रैली में इस बात को निराधार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। मैं इस पर आ रही हूं प्रियंका जी, लेकिन पहले आपसे बता रही हूं, जिन्हें तानाशाह कहते हैं, जिन्हें आप लोग तानाशाह कह रहे हैं, हिटलर कह रहे हैं, वहां पप्पू यादव ना जीत जाए इसके लिए आपके नेता ने यह तक कह दिया कि एनडीए को वोट दे दो लेकिन किसी और को मत देना। अब ये कौन सी वाली राजनीति है? सुचारिता जी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए ना बहुत लोग जिम्मेदार हैं इस देश में। सिर्फ हम एक चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, एक मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया के साथ नहीं है वो एनडीए के साथ है, जो इंडिया को वोट नहीं देगा वो तो अपने आप एनडीए के साथ चला जाएगा। गलत क्या उन्होंने? कोई तीसरा नहीं है यहाँ पर, मुझे बताएंगी प्रियंका जी? ये बोला कि नहीं बोला कि कोई तीसरा नहीं है यहाँ पर, किसी तीसरे को वोट नहीं दीजिएगा? सुचारिता जी, ये बोला कि नहीं बोला? गप्पू लप्पू जैसा कोई व्यक्ति, सुचारिता जी, हाँ। कोई पप्पू गप्पू लप्पू हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है। मैटर हमारे लिए देश का मुद्दा करता है। देश का मुद्दा बेरोजगारी है। तो व्यक्ति विशेष से देश आगे बढ़ेगा क्या? अब देश इस बात से आगे बढ़ेगा, यही तो पर्सनल अदावत होती है। भोजन पहुंच रहा है। ये जो पप्पू लप्पू वाली जो आपने बात कही है, यही होती है पर्सनल अदावत, जो आपके गुस्से के रूप में, आपके शब्दों के रूप में निकल रही है। अब वहां वोट ना चला जाए इसके लिए, इसलिए एनडीए को भी वोट दे दो। सुचारिता जी, हाँ, या तो आप पहले पूछ लीजिए या आप पहले मुझे सुन लीजिए। आप जब खुद डायरेक्ट पूछ रही हैं कि पप्पू को वोट दे दो, ऐसा कहा तेजस्वी जी ने चला? तो मैंने भी नहीं कहा आप पप्पू लप्पू कर रही हैं, मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी का। जो इंडिया को वोट नहीं देगा वो एनडीए के साथ अपने आप है। तो गलत क्या कहा उन्होंने? देश को बचाने के लिए कौन ताकतें खड़ी हैं? इंडिया। और जो बार बार आप पूछ रही है ना कि आरक्षण पर हमला, मोदी जी बोल रहे हैं कि कोई आरक्षण पर हमला नहीं होगा, कोई संविधान पर हमला नहीं होगा, तो क्यों मोहन भागवत जी को अरेस्ट नहीं करवाया मोदी जी ने? जब मोहन भागवत ने कहा था कि देश में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, क्यों बंच ऑफ थॉट्स को, गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स को मोदी जी ने नहीं जलाया? क्यों मनुस्मृति को नहीं जलाया? अगर उनको आरक्षण से खुद समस्या है, आरक्षण से समस्या नहीं होती तो जातिगत जनगणना से समस्या क्यों है? इसका जवाब किसी भी भाजपा के प्रवक्ता आपको नहीं देंगे, क्योंकि इनको पिछड़ों से सख्त नफरत है। नहीं चाहते हैं कि देश में पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन। ये अच्छा, ये आपने कहां से आपने तकाजा लगाया कि इन्हें पिछड़ों से नफरत है? मैं फिर वही कह रही हूं कि आरोप लगाइए लेकिन उसका आधार बताइए। आरोप लगाइए, मैं नहीं कह रही हूं कि आप आरोप मत लगाइए, वो भी लगाएंगे, आप भी लगाइए। पिछड़ों से नफरत है आपने कह दिया, लेकिन इसका आधार क्या है जरा प्रियंका जी बताइए, फिर प्रेम जी जवाब दें। हाँ, सुचारिता जी, देश में जो व्यक्ति जातिगत जनगणना के खिलाफ है वो पिछड़ों के खिलाफ है। वो नहीं चाहता है कि पता चल जाए कौन सा तबका अभी भी देश के संसाधनों में मलाई खा रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे रोजगार में हो। क्या समस्या है आपको अगर सच्चाई सबके सामने आ जाए कि किस तबके को ओवर रिप्रेजेंटेशन मिल गया और कौन सा तबका आज भी अंडर रिप्रेजेंटेड है? किसको समस्या है इससे? अगर नहीं है तो कास्ट पॉलिटिक्स, जातिगत जनगणना के। मैडम, आप अगर ये कह रही हैं, मैं ये बात खुलकर मानती हूं। मैं प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो कास्ट सेंसस की बात सीधे कर रही है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स इसी वजह से होती रही है इस देश में, और इस देश में कास्ट पॉलिटिक्स ने जो सत्यानाश किया है वो भी हमने राजनीति में देखा है। मैम, सच्चाई है ये, सच्चाई नहीं है। लोगों की जात बता कर उन्हें बरगलाकर वोट मांगना, ये भी सच्चाई इस देश की राजनीति की रही है। प्रियंका जी, आप इसे माने कि ना माने, इस जात के लोग को ही वोट करें, वही आएंगे तो आपका हक की बात करेंगे। ये एक सोच रही है। बिल्कुल सही कह रही है। तो सही है ये क्या? सुचारिता जी, ये सही है? सही कह रही है।
कि भाजपाई जाति की राजनीति करते हैं। अच्छा, वो करते हैं। नहीं देना। बताइए प्रेम शुक्ला जी, आपने आज कह दिया आरक्षण तो नहीं जाएगा, ये आप प्रधानमंत्री ने कह दिया, लेकिन वो ये कह रही हैं कि आप लोग कंसेंसस नहीं कराते क्योंकि आप जाति विरोधी हैं। प्रेम शुक्ला जी, जाति विरोधी नहीं, आरक्षण विरोधी है। जाति विरोधी तो समर्थन भाजपा ने किया। अब शांति, अब शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध लालू जी आजकल जो है, लीजिए ओम शांति से पिछड़ों को क्या आपत्ति भाई? पिछड़ों को आपत्ति नहीं है, वो सर से जुदा वालों को आपत्ति है। शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन को आपत्ति है, शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन को आपत्ति है। लालू जी तो ओम शांति से कुछ जपवाते हैं। मुझे तो लालू जी को पर्सनली जानता हूँ मैं, मथुरा मेरे सामने उन्होंने जो है मथुरा, अब ये देखिए चिल्ला रही है। देखिए एक एक करके बात कर लीजिए। अब ये मछली बाजार में है, वो लग रहा है। उनका जवाब सुन लीजिए, फिर उनको काउंटर भी करिए। शुक्ला जाति लगा करके जातिवाद के खिलाफ बोलने आए हैं। इतना आराम से, आराम से, लगाइए प्रेम अभी। क्यों शुक्ला लगा रखा? नहीं, इसमें दिक्कत क्या है भाई? एक मिनट प्रेम, नहीं, एक मिनट रुक जाइए। प्रियंका जी, एक सेकंड। नहीं, प्रियंका जी निकलवा दीजिए, तेजस्वी यादव का यादव निकलवा दीजिए। एक सेकंड, आपकी औकात हो तो तेजस्वी यादव का यादव निकलवा दीजिए। आपको तो लगता ही नहीं है देश में जातिवाद है। देखिए, मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका जी, एक सेकंड रुक जाइए। मुझे नहीं लगता, सुनिए मेरी बात सुनिए आप दोनों, ना तो कोई नाम से यादव हटाए, ना कोई शुक्ला हटाए। सुन लीजिए मेरी बात, मैं बहुत साफ गोई से बात कर रही हूँ। ना तो यादव कोई हटाएगा, ना कोई शुक्ला हटाएगा, लेकिन यादव के नाम पर और शुक्ला के नाम पर वोट मांगने वाली जो एक सोच है, उस पर हमला जरूरी है। और आप लोगों को उनकी जाति बार बार याद दिलाते रहेंगे तो वो नहीं हो सकता है, फिर राजनीति में तो ये बना रहेगा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगी। जी सुचरिता जी, देखिए, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट किसने खारिज की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। जिस कांग्रेस के आज बगल बच्चे बनकर राजद चल रही है, उस कांग्रेस ने। मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। मंडल आयोग की मांग किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उस ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जाति जनगणना को समर्थन किसने दिया? हमने दिया। जाति जनगणना बंद किसने कराई? जवाहरलाल नेहरू ने बंद कराई। और अभी जो है यही पप्पू लप्पू झप्पू कह रही हैं। भाई राहुल गांधी का विरोध कर रही है क्या पप्पू लप्पू झप्पू कहकर, या पप्पू यादव का कर रही? दोनों बता दें। अगर पप्पू यादव का अगर जो है ओबीसी व्यक्ति का विरोध क्यों कर रही भाई? तेजस्वी यादव के पार्टी के लोग, पप्पू यादव चूंकि इनके लालू यादव के कुनबे का नहीं है, इसलिए उसको पप्पू लप्पू झप्पू कहकर उसका अपमान करना, ये क्या किस बात का संकेत है भाई? ये इस बात का संकेत है कि रंजन यादव भले गुरुजी होंगे लालू यादव जी के, लेकिन अगर राबड़ी जी या लालू यादव जी के परिवार के नहीं है तो राजनीति में उनको स्थान नहीं है। ये पिछड़ों की बात करेंगे लेकिन एक परिवार को पालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो दम है कि पिछड़ा प्रधानमंत्री है, 2 टर्म प्रधानमंत्री हो चुका है, तीसरी बार प्रधानमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये दम है कि उसके मंत्रिमंडल में 60% मंत्री या तो पिछड़े हैं, या अनुसूचित जाति के हैं, या अनुसूचित जनजाति के हैं। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस का एक प्रधानमंत्रित्व काल, ये बता दें कि चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल से लेकर, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल से लेकर, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में, देवेगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में, गुजराल के प्रधानमंत्रित्व काल में, और नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस के एक प्रधानमंत्रित्व काल में पिछड़ों को और अनुसूचित जाति जनजाति को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला हो, एक दिखा दें। और काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को रोकने के लिए कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोल दे लालू यादव, हिम्मत हो तो। मंडल आयोग का विरोध करने वाले राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि मंडल आयोग के आरक्षण से जो है इस देश की गुणवत्ता पर विपरीत परिणाम पड़ेगा। लालू यादव जी की हिम्मत हो, तेजस्वी यादव जी की हिम्मत हो तो राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी से पूछ ले, मैं एक बार स्टूडियो में आना चाह रही हूँ। लालू प्रसाद यादव ने अपराध किया था। मैं एक चीज जो आज प्रधानमंत्री ने कही है उस पर जरा एक बार यहाँ स्टूडियो में चर्चा चाह रही हूँ अवधेश जी, क्योंकि जब आज उन्होंने कहा कि ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, आरक्षण कहीं नहीं जा रहा है।
अनुज जी, आरक्षण कहीं नहीं जा रहा है ये उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा इस देश में। क्या कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चाह रही थी? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन आज हम ये पूछना चाहते हैं कि आज ये चुनाव का नैरेटिव किस ओर लेके जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये स्पष्ट करें। ठीक है, आखिर क्या कारण हो गया कि पहले फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व, उनके नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं, ये चुनाव किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। जब ये विपक्ष में थे 2014 से पहले, 2014 के चुनाव की अपने भाषणों को क्यों नहीं याद करते हैं? किन चीजों पे, मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था? महंगाई खत्म करने के नाम पे, बेरोजगारी दूर करने के नाम पे, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे। आज उन चीजों के ऊपर अपना क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं, क्यों नहीं बताते हैं? आज उस चीजों पे क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? आरक्षण पे बात करिए। आज ये आरक्षण, आज ये जातिवाद, आज ये हिंदू मुसलमान, आज इन सब की बात लेकर के देश की नहीं, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि सुनिए मेरी बात, अनुज जी इधर देखिए ना मेरी तरफ, आप इधर देखिए, अवधेश जी बैठे हुए इनकी तरफ देखिए, ये बता रहे हैं कि ये बताइए, अवधेश जी को बताइए, ये आरक्षण वाली बात क्यों आती है? क्योंकि सारे विपक्ष के नेता लगातार बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी तो संविधान खत्म कर देंगे, वो तो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो आएंगे तो चुनाव खत्म कर देंगे, चुनाव भी नहीं होगा, मोदी आएंगे तो डेमोक्रेट वो एक डिक्टेटर की तरह पूरे सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और हटेंगे ही नहीं, यही वाला सोच है। तो इसीलिए वो जवाब दे रहे हैं हर रैली में। वो अगर जवाब दे रहे हैं तो दिक्कत है, तो फिर पूछा जा रहा है जवाब क्यों दे रहे हैं? देखिए, पहले आरक्षण का, पहले आरक्षण चुनाव के जीत आरक्षण का सुचरिता है, देश आरक्षण का कुछ सच जान ले। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो राज्यों को यह अधिकार मिला कि वो जातियों को उसमें शामिल करे। ममता बनर्जी ने 71 जातियों को शामिल किया, जिसमें से 65 मुस्लिम जातियां थी। बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में यह बड़ा इशू है कि इस समय आरक्षण का, पिछड़ी जातियों के आरक्षण का 75 से 80% इस समय मुसलमानों के पास जा रहा है। जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा इनसे, ममता बनर्जी से रिटर्न में, कि भाई ऐसा कैसे हुआ है इतनी जातियां, क्योंकि वहां 179 जातियों का आरक्षण है, जिसमें से 118 मुसलमान है, केवल 61 हिंदू रह गए हैं। तो बताया कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो हुआ कि भाई इनकी लिस्ट दीजिए, तो लिस्ट हमारे पास नहीं है। तो ये राजस्थान, बिहार, 3 जगह के आरक्षण की तो ये स्थिति है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम मुसलमानों को दिया गया। अब दूसरा आइए, कर्नाटक में पिछड़े वर्ग के आरक्षण में से 4% मुस्लिमों को दिया गया है। पूरे देश में शेड्यूल ट्राइब्स आरक्षण में से ईसाई, जो भी ईसाई मत में परिणत हो जाते हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण में से आरक्षण दिया जाता है, आज तक नहीं हटा है। तो ये एक देश के सामने ये सच जाना चाहिए। और अब मैं देखो, मुसलमान SC ST और पिछड़ा के साथ अब मुसलमान को क्लब नहीं कर सकते हैं। मुसलमान इस देश में प्रिविलेज क्लास रहे हैं। 600-700 सुनिए, 600-700 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है, बीच में नहीं, मुद्दे की बात कीजिए। 600-700 2024 का ये मुद्दा है, शासन कहां जा रहे हैं आप? उनके इतने 10 साल के बाद में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांगने, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, SC और हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं, को क्लब कैसे कर सकते हैं? और उनमें से हक मांग के मुसलमानों को आप देंगे। और सुनिए, उन्होंने अच्छा वो एक संजीव जी कह रहे हैं कि ये क्या 2024 का मुद्दा है? नहीं, ये पहले दिन से मुद्दा है। सुनिए, जब यूपीए सरकार आई तो उसने, यदि आयोग बढ़िया थी तो 10 साल में ठीक क्यों नहीं किए? जिस सच्चर आयोग ने रिपोर्ट दिया, जो शिकायत कर रहे हैं वही दुरुस्त कर लेते ना। रंगनाथ, सुनिए, ये जो मनमोहन सिंह का जो मुस्लिमों का पहला हक वाला बयान है ना, ये सच्चर आयोग की रिपोर्ट के 7 दिन बाद ही दिया गया था। ये 7 डे बाद दिया गया था। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, तमाम एजेंसी, तमाम फैक्ट चेकर बता रहे हैं कि आधे अधूरे बयान पर पहली बार इस देश में इतने दिनों से दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम को कोट कर रहे हैं। आधी अधूरी बातें नहीं चलेगी। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, एक सेकंड। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं मोदी सांप्रदायिक है, फिरका परस्त है प्रधानमंत्री। असदुद्दीन ओवैसी का हमला प्रधानमंत्री पर आया है। अब मैंने फिर वही कहा कि हिटलर वाली बात भी असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी कि मोदी हिटलर है। अब वो कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक है।
अब सीधी बात यह है कि ये जो सांप्रदायिक वाला हमला असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, ये उसके बाद आ रहा है जब आज प्रधानमंत्री ने कह दिया आरक्षण तो होगा लेकिन धर्म के आधार पर नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से सबसे एक पूछ रही हूँ, एक सिंपल सी बात पूछ रही हूँ संजीत जी। आपने कहा ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। आपने कहा कि ये 24 से पहले क्यों आ रहा है? दोनों एक ही है। नहीं, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, ये धर्म के आधार पर वाला आरक्षण जो है, क्या ये दोनों पूरक है एक दूसरे के? इनके बातों पर सही है या गलत है? समय गंवाना है आज के वक्त में इन दोनों के बारे में बात बता दीजिए ना भाई। मतलब जानबूझ करके ये दोनों ध्रुवीकरण करते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। ये पर्दे के पीछे दोनों एक है, केवल समाज को बांटने के लिए अच्छा ये एक तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि हैदराबाद में फिर उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही है कांग्रेस वहां पर? अनुज जी, बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी है, बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन उम्मीदवार नहीं उतारती है हैदराबाद में, जिससे कि वोट ना बढ़ जाए कहीं, माधवी लता ना जीत जाए कहीं। क्यों अनुज जी? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह की बीजेपी की कैंडिडेट्स की वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के वो इशारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की वो भाषा शैली प्रयोग कर रहे हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों का राजनीति में विरोध करते रहेंगे और कभी ऐसे लोगों का इस देश की राजनीति में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल था कि समाज को बांटने का जो नफरती लोग हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। आज भी जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे आप। मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों पे बहस। उम्मीदवार कहाँ है हैदराबाद का? ये चुनाव उम्मीदवार कहाँ है हैदराबाद का? बिल्कुल उम्मीदवार, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ हम मुद्दों पे क्यों नहीं बात? आप ही मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं? आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे। पार्टी से सवाल, इनकी सरकार से सवाल पूछना क्यों नहीं हम लोग करते हैं? नहीं, आप पूछिए ना, आपको इसलिए तो बुलाया, आप वायदे और दावे किए थे, उम्मीदवार क्यों नहीं है हैदराबाद में? आज उन चीजों से क्यों भाग खड़ी हुई? कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों नहीं है हैदराबाद में? फिर से पूछ रही हूँ। आप बी टीम को जीतने देना चाह रहे हैं, आप उन्हें बी टीम कहते हैं, लेकिन आप तो मदद तो आप कर रहे हैं उनकी, और वो वहां पर इस तरह से हमले कर रहे हैं, आप भी वही हमले करते हैं। हमले सबके एक है, मुद्दों के आधार पर कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नफरती कैंडिडेट्स को बिल्कुल नहीं जीतने देंगे, उस आधार पर वहां से कैंडिडेट हटाया गया है। लेकिन उम्मीदवार नहीं उतार रही कांग्रेस पार्टी। नफरती गिरोह जो नफरत की दुकान में, हाँ, ये मोहब्बत की दुकान में ओवैसी से किस तरह की मोहब्बत इनकी जारी है, किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर इनकी सरकार आते ही बनाया गया, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी अपने अब्बा हुजूर के समय से कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, उनकी सीनियरिटी के आधार पर बनाया गया है। क्या किसी इस वजह से उसको प्रोटेम स्पीकर ना बनाया जाए कि वो मुसलमान है? ये सोच आपकी हो सकती है, कांग्रेस की सोच नहीं है। कांग्रेस हमेशा संविधान को मानने का काम करती है कि जिसका आधार पे, जिसका जो प्रोटोकॉल है। लेकिन बीजेपी की बी टीम को बनाना भी आपको राजी है, आपको ठीक लगता है? 2004 से 2014 तक इनका था, और ये प्रोटेम स्पीकर बनाने का निर्णय राज्यपाल महोदय का था, और राज्यपाल वहां पर आपके भेजे हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर प्रोटेम स्पीकर बनाया तो गवर्नर महोदय ने बनाया। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लीजिए अभी जस्टिफाई कर रहे थे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी भी वही टोपी पहनते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की टोपी उतनी ही सांप्रदायिक है जितनी राहुल गांधी की, राहुल फिरोज गांधी की टोपी और असदुद्दीन सलाहुद्दीन ओवैसी की टोपी एक ही तरह से सांप्रदायिक है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, देखिए मेरे पास समय नहीं है, मैं एक रिपोर्ट चाह रही हूँ। जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण रहेगा लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, मैं सिर्फ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है इसलिए इस पर मैं बयानबाजी नहीं चाह रही हूँ, लेकिन क्या वो आप सहमत है संजीव जी, हाँ या ना? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, आरक्षण रहेगा, जल्दी से बताइए। देखिए, आरक्षण तो निश्चित तौर पर धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अनुज जी, धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। देखिए, पहले मैं अभी शुक्ला जी ने जो नहीं, उसको मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ हाँ या ना पूछ रही हूँ। मैंने शुरू में ही कह दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण के नहीं, मैं बाकी बयानों पर नहीं ले रही हूँ। धर्म के आरक्षण, धर्म के आधार पर आप नहीं बोलना चाह रहे, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। मेरे पास समय नहीं है ना, मुझे सिर्फ एक टेक लेना है। वोट है धर्म के आधार पर, हाँ, सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्लाम जाति नहीं है। प्रियंका जी, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, आरक्षण तो रहेगा पर धर्म के आधार पर नहीं होगा। प्रियंका जी जल्दी से हाँ या ना? सबसे पहले प्रेम शुक्ला ये बताएं, देश में जातिगत जनगणना होगा कि नहीं होगा? अब आप दूसरे पे चलिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले इसका जवाब दें, अरे फिर आप, मैंने सवाल पूछा
अच्छा धर्म के आधार पर आरक्षण बिहार में जाति नहीं बोल रही जनगणना है। कागजों पर हो गया। बिहार के गणना करने आए ही नहीं। 75% आरक्षण उस समय तब और उसके बाद वहाँ की समीकरण बदल गए। सवाल तो किया जा रहा है, मैं तो कर रहा हूं। की सरकार है, ठीक है, की सरकार रहे। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। बिहार में 26% घर बताया है, ठीक है बिहार में। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो आरक्षण को लेकर बात कही है, प्रधानमंत्री अपनी सभाओं से बार बार ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, लेकिन वो अपनी सभाओं से बार बार इस पर जवाब दे रहे हैं। अब जवाब दे तो दिक्कत है, नहीं दे तो दिक्कत है। सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।